बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 की स्टडी करेंगे। उसमें हमारा एक टॉपिक है, लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था स्टमक के। स्टमक में हमारी जो है डाइजेशन ऑफ फूड किस तरीके से होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे मेन पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है। ये एक ट्यूब फॉर्म में होती है और ये ट्यूब क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लॉन्ग होती है? ऑलमोस्ट 6 मीटर लॉन्ग। 6 मीटर लॉन्ग जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और इसके साथ साथ इसकी जो वाइड 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड है। ये मीन्स इसकी जो लंबाई, इसकी लेंथ है वो 6 मीटर लॉन्ग है और 3 to 4 सेंटीमीटर ये वाइड इसकी चौड़ाई है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारे डिवाइड इनटू 3 मेन रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे 3 मेन रीजन में जो है वो डिवाइड है। नंबर 1 ड्यूडेनम, नंबर 2 जेजुनम, नंबर 3 इलियम। ये 3 मेन पार्ट हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। इन 3 मेन पार्ट्स को हमने 1 by 1 करके पढ़ना है और इन्हीं 3 मेन पार्ट से हमारी जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बनी है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है, 6 मीटर लॉन्ग है और 3 to 4 सेंटीमीटर जो है ये हमारी वाइड है। अच्छा, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ओवरऑल जो है हमारे इसमें डाइजेशन प्रोसेस होता है और इसमें मेन चीज़ एक होती है हमारी, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन जो है वो हमारे स्टमक से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एक मेन रोल होता है जिसे हम कहते हैं वो है एब्जॉर्प्शन। तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन सबसे फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उसे हम आज स्टडी करेंगे, वो है ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम जो है ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट के साथ साथ ये शॉर्ट इन लेंथ है। और शॉर्ट इन लेंथ कितनी? अबाउट 30 सेंटीमीटर। ये सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मीन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 6 मीटर लॉन्ग है और 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इन तीनों में सबसे जो शॉर्ट है वो है हमारे पास ड्यूडेनम, जो कि ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो हमारा ड्यूडेनम पार्ट है ये अटैच विद स्टमक। अच्छा, अटैच है किसके साथ? स्टमक के साथ। मैं यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास स्टमक यहाँ से एंड था, ठीक है। अब यहाँ पे एंड होने के बाद यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एक वॉल्व थे जिसका नाम है स्फिंक्टर वॉल्व, ठीक है। अच्छा, स्फिंक्टर वॉल्व, इस स्फिंक्टर वॉल्व का नाम था पायलोरिक स्फिंक्टर वॉल्व। यहाँ पे था हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर वॉल्व और यहाँ पे है पायलोरिक स्फिंक्टर वॉल्व। और यहीं से ही एक हमारा पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टमक का था, जिसे हम कहते थे पायलोरिक। यहाँ से हमारा ड्यूडेनम पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट है ये हमारा शॉर्ट है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसी वजह से हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं कि ये अटैच है किसके साथ? ये अटैच है हमारे स्टमक के साथ। लेकिन स्टमक के किस पॉइंट के साथ? हमारे एक वॉल्व है या स्फिंक्टर है जिसे हम कहते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर, वहीं से ये जो है हमारे पास अटैच होता है। अच्छा, ड्यूडेनम किस शेप का होता है? ये होता है सी
शेप। ये देखिए यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, इस तरीके से ये सी शेप जो है हमारे पास ड्यूडेनम स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे कर्व्ड हो जाता है। और इसके कर्व्ड होने की वजह ये होती है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से पेनक्रियाज अटैच होता है। ये यहाँ पे पेनक्रियाज होता है और इस पेनक्रियाज के पॉइंट से यहाँ से ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ऐसे कर्व्ड हो जाता है, सी शेप हो जाता है, और इसे हम कहते हैं लाइक बल्ब लाइक। इसे हम बल्ब लाइक भी कहते हैं। अगर आप देखें तो ये बल्ब लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है, इस वजह से इसे हम ड्यूडेनल बल्ब भी कहते हैं, ड्यूडेनल बल्ब, क्योंकि ड्यूडेनम पार्ट है एक बल्ब लाइक सी लाइक कर्व एक स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसे हम ड्यूडेनल बल्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये सी लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, हमारा जो ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम पार्ट में एक कॉमन डक्ट होती है। अब वो कॉमन डक्ट क्या होती है? डक्ट आप समझ लें एक पाइप की तरह, एक नाली की तरह समझ लें। एक कॉमन जो है वो डक्ट होती है। वो कॉमन डक्ट इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डक्ट दो डक्ट से मिलके बनी होती है। नंबर 1 एक होती है पेनक्रियाटिक डक्ट, नंबर 2 एक होती है बाइल डक्ट। तो ये दो डक्ट होती हैं। वो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक स्ट्रक्चर ये आ गया, ये हो गई पेनक्रियाटिक डक्ट और ये हो गई बाइल डक्ट। बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों यहाँ पे आके देखेंगे कंबाइन हो रही है। ये हो गई पेनक्रियाटिक डक्ट, ये हो गई बाइल डक्ट। अब ये दोनों डक्ट आके एक ही जगह पे ओपन हो रही हैं और उसे हम कहते हैं कॉमन डक्ट। और इस कॉमन डक्ट को कॉमन सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं। ये वो डक्ट है जो इस तरीके से ओपन होती है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। लाइक अगर मैं आपको ये ऐसे दिखा सकूँ, ये देखें, ये हमारा ड्यूडेनम पार्ट है। इस ड्यूडेनम पार्ट में इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे कॉमन ये वाली डक्ट मौजूद होती है। और ये कॉमन डक्ट इस तरीके से, सॉरी मुझे यहाँ बनाना था लेकिन मैं यहाँ बना दी। कॉमन डक्ट इस तरीके से दो जगह से ज्वाइंट होती है। एक नंबर 1 जो है जिसे हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, नंबर 2 बाइल डक्ट। और कॉमन डक्ट यहाँ पे आके अटैच हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि वो क्या है, सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट जो है वो ड्यूडेनम पार्ट में आके ओपन होती है। इसके ओपन होने की वजह क्या होती है? क्योंकि हमारा जो ड्यूडेनम है वो रिसीव करता है जूसेस। पेनक्रियास से आएगा नंबर 1 पेनक्रियाटिक जूस, और बाइल डक्ट से आएगा नंबर 2 बाइल जूस। तो इस तरीके से ये कॉमन डक्ट जो कि हमारे ड्यूडेनम पार्ट में मौजूद है, ये रिसीव करती है 2 टाइप्स के जूसेस, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस आएगा और बाइल डक्ट से जो है वो बाइल जूस जो है वो हमारे पास आएगा। इसके साथ यहाँ पे देखिए, अब ये है कि पेनक्रियाटिक जूस और दूसरा हमारे पास बाइल जूस। अब क्वेश्चन ये है कि इन्हें कैसे पता कि हमें सिक्रीट होना है या फूड जो है वो कॉमन एक डक्ट जो हमारे जो है हमारे पास सी शेप ड्यूडेनम पार्ट, यहाँ पे फूड आ चुका है। अब इसे कैसे पता ड्यूडेनम पार्ट में कि पेनक्रियास ने अपना जूस रिलीज करना है या बाइल जूस जैसे कि लिवर की तरफ से आना है? तो यहाँ पे एक स्टिमुलस होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं कोई भी चेंज, एक चेंज होता है जिसकी वजह से वो फौरन से वो चेंज जो है वो क्रिएट होता है, स्टिमुलाई मिलता है और उस स्टिमुलाई की वजह से जो है ये दोनों अपना वर्क करते हैं। मीन पेनक्रियास अपना जूस रिलीज करता है और लिवर जो है वो अपना बाइल जूस रिलीज करता है। अब वो कैसे होता है? सबसे पहले नंबर हम देखें कि गॉल ब्लैडर वो बाइल जूस जो है वो कैसे आता है। अब जो बाइल जूस है वो कहाँ से आता है? हमारे पास लिवर से। अब लिवर क्या करेगा? वो अपना जूस जो है वो जूस की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। जूस फॉर्मेशन हो गई। जूस फॉर्मेशन होने के बाद लिवर के पास एक्चुअली बहुत सारे वर्क होते हैं, ऑलमोस्ट 100 इन नंबर में वो अपने पास वर्क करता है। तो जैसे ही वो अपनी जूस की फॉर्मेशन कर लेता है, जूस की फॉर्मेशन बनाने के बाद करने के बाद वो उसे रिलीज कर देता है। रिलीज या आप इसे कहें स्टोर्ड, रिलीज एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये काम होता है गॉल ब्लैडर का। नॉर्मली गॉल ब्लैडर का काम क्या है
कि जो लिवर की तरफ से जूस आता है, और लिवर के जूस को हम क्या कहते हैं, बाइल जूस। लिवर के पास से जो जूस की फॉर्मेशन होती है वो जूस लिवर रिलीज करता है, या आप ये कह सकते हैं स्टोर करता है किस जगह पे, गॉल ब्लैडर में। अब लिवर ने अपना जूस बना दिया गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर को कैसे पता कि उसने ड्यूडेनम पार्ट में जाना है, क्योंकि ड्यूडेनम पार्ट में जो है वो फूड आ चुका है। अब वो कैसे होता है कि जैसे ही ड्यूडेनम पार्ट में फूड एंटर होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि बिट बाय बिट जो है वो स्टमक फूड को जो है वो ड्यूडेनम पार्ट में जो है वो भेजता है। तो अब क्या होगा, फूड जैसे ही एंटर होगा, फूड किस तरीके से एंटर होगा उसे हम कहते हैं पार्शली डाइजेस्टेड। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करता है, और किस फॉर्म में डाइजेस्ट करता है या किस फॉर्म का बना देता है उसे हम कहते हैं काइम, जो कि एसिडिक इन नेचर होती है। अब ये जो फूड है पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, हाफ डाइजेस्ट हुआ हुआ है, हाफ डाइजेस्ट नहीं है, पार्शली डाइजेस्टेड है। पार्शली का मतलब होता है हाफ डाइजेस्ट फूड जो है जिसे हम काइम कहते हैं, वो फूड एंटर हुआ किस पॉइंट पे, ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम पॉइंट पे जैसे ही ये एंटर होगा तो ड्यूडेनम के पास एक हॉर्मोन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, अब ये पेप्टाइड हार्मोन क्या करेंगे, ड्यूडेनम के पास पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन जो है एक स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई मींस एक चेंज है, वो किस चीज के लिए चेंज है, ताकि ये पेप्टाइड हार्मोन जाके रिएक्ट करेगा कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के पास, और गॉल ब्लैडर रिलीज कर देगा अपना रिलीज जूस या हार्मोन जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। तो इस तरीके से बाइल जूस जो है वो हमारे ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज हो जाएगा। दोबारा से बता रही हूँ कि ड्यूडेनम पार्ट में जैसे ही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर होता है बिट बाय बिट, तो ड्यूडेनम वो एक से स्टिमुलाई मिलता है कि उसके पास एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो एंटर हो चुका है। तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एक स्टिमुलाई होता है, पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है। पेप्टाइड हार्मोन एक चेंज, एक स्टिमुलाई किसके लिए, गॉल ब्लैडर के पास हो जाएगा, और गॉल ब्लैडर रिलीज कर देगा जो उसके पास स्टोर करवाया था लिवर ने अपना जूस, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, और फिर ड्यूडेनम जो है वो उसको वो बाइल जूस यहाँ पे मिल जाएगा। तो नंबर 1 आपको पता चल गया कि बाइल जूस किस तरीके से रिलीज होता है। अब नंबर 2 है हमारे पास जो कि है पैनक्रियाटिक जूस, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अब क्वेश्चन ये है कि पैनक्रियास किस तरीके से अपना जूस रिलीज करता है, या पैनक्रियास को कैसे पता चलता है कि उसने जूस को रिलीज करना है, कि डाइजेशन का टाइम है। अब जैसे कि यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन का एक तरीके से स्टिमुलाई था, इसी तरीके से एक होती है या एक होता है हार्मोन जिसका नाम है कोलियोसिस्टोकाइनिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन जो है एक स्टिमुलाई है। अब वो स्टिमुलाई किसके लिए है कि वो पैनक्रियास के पास जाए, और पैनक्रियास के एक सेल होते हैं जिनका नाम है एक्नर सेल। पैनक्रियास के पास एक सेल है एक्नर सेल, इसे हम एक एक्सोक्राइन सेल भी कहते हैं, क्योंकि पैनक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों वर्क करता है। तो ये जो सेल है वो है एक्सोक्राइन सेल। कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा पैनक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करवाने के लिए। कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियास के पास जाएगा, पैनक्रियास के किसके पास, एक्नर सेल के पास। एक्नर सेल कौन से सेल है, एक्सोक्राइन सेल। ये एक्सोक्राइन सेल जो है वो रिलीज करवाएंगे पैनक्रियाटिक जूस, और ये कहा जाएगा कि जिस हिसाब से फूड है उस हिसाब से ज़्यादा पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज किया जाए, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन में। तो इस तरीके से ड्यूडेनम में जो है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो दोनों पोर्ट कर दिया जाता है थ्रू कॉमन सिस्टिक डक्ट, जिसे हम कहते हैं, जो कि ड्यूडेनम के पास वो डक्ट मौजूद होती है, और दोनों जूसेस उसके पास जो है वो एंटर हो जाते हैं। तो इस तरीके से पैनक्रियाटिक और जो है बाइल जूस जो है वो ड्यूडेनम पार्ट में मौजूद होता है। एक है दूसरा हार्मोन जिसे हम कहते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है, ये भी
पेनक्रियास से ही रिलीज होता है, जैसे हम कहते हैं सीक्रेटिन। इसका वर्क है सीक्रेटिन का कि ये पेनक्रियास से बोल के ज्यादा वाटर एंड बाय कार्बोनेट आइंस मीन सीक्रेटिन को रिलीज करवाता है। सीक्रेटिन कौन रिलीज कर रहा है? पेनक्रियास ही रिलीज कर रहा है, लेकिन उसके अंदर सीक्रेटिन हार्मोन के पास क्या चीज मौजूद है? उसके पास मौजूद है ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड बाइकार्बोनेट आइंस। अच्छा, बाइकार्बोनेट आइंस का बहुत मेन रोल होता है, और वो मेन रोल क्या होता है? ये काम करता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है कि कोई भी एसिडिक, हमारे खास तौर पे जो HCl है वो हाईली एसिडिक है, तो हमारी जितनी भी जूसेस हैं वो हाईली एसिडिक हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन का काम होता है न्यूट्रलाइज करना, ताकि जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट एसिडिक हुआ है उसे जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस वजह से एक सीक्रेटिन हार्मोन भी पेनक्रियास के थ्रू जो है वो रिलीज करवाया जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गई कि 2 टाइप्स के हमारे पास जो है वो जूसेस रिलीज होते हैं। अब ये पढ़ना है कि ये जूसेस होते किस तरह के हैं या किस में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 है बाइल जूस के बारे में हमने पढ़ना है। अब बाइल जूस जो है वो नॉर्मली किस कलर का होता है? येलोइश ग्रीन इन कलर। इस येलोइश ग्रीन इन कलर में जो बाइल जूसेस में सबसे ज्यादा हमारे पास मौजूद होते हैं वाटर, सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। अच्छा, वाटर तो नॉर्मली हमें पता है ये हमारे पास मौजूद होता है, हमारे जूसेस में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। उसके साथ हमारे पास आ जाते हैं सॉल्ट्स। 2 तरह के सॉल्ट्स हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ये 2 टाइप्स के सॉल्ट्स जो हैं ये हमारे बाइल जूस में मौजूद होते हैं। इसके साथ हमारे पास आ जाते हैं नंबर 3 बाइल पिगमेंट। तो 2 टाइप्स की हमारे पास बाइल पिगमेंट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ बाइल पिगमेंट। अब बाइल पिगमेंट नंबर 1 बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है वो हमारे पास ब्राउनिश येलो कलर का है। नंबर 2 बिलीवर्डिन, ये हमारे पास ग्रीनिश कलर के हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये बाइल जूस है। इन बाइल जूस में क्या क्या चीज मौजूद है? वाटर है, सॉल्ट है, 2 टाइप्स के सॉल्ट है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, येलोइश बाइल पिगमेंट है 2 टाइप्स के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये 2 टाइप्स के हमारे पास हैं जो कि ब्राउनिश कलर और ग्रीनिश कलर के। अच्छा, वर्क मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं कि इनके वर्क किस तरीके से हैं। कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो सॉल्ट है उसका मेन रोल है सॉल्ट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को तोड़ने का काम करते हैं ये सॉल्ट, जो बाइल सॉल्ट भी इसे हम कहते हैं। बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इनका ये काम होता है, जबकि बाइल पिगमेंट का काम नहीं होता। नथिंग इन डाइजेशन, ये कोई काम भी डाइजेशन में नहीं करता। क्वेश्चन ये है कि आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कोई काम नहीं करते तो ये बाइल पिगमेंट क्यों है? एक्चुअली पिगमेंट मीन्स इसमें आप अगर देख रहे हैं कलर, ब्राउनिश कलर, ग्रीनिश कलर, तो इनका काम क्या होता है? गिव कलर, इनका काम होता है कलर देना। किसको कलर देना? फीकल मटेरियल को, इनका काम होता है ये। सॉल्ट का काम होता है इमल्सिफिकेशन करना और पिगमेंट का काम होता है फीकल मटेरियल को कलर देना। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो बाइल जूस है ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं थ्रू RBCs, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। हमारे पास रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था कि ये बनते हैं हमारे कहाँ से? बोन मैरो से। कल हमने पढ़ा था कि इनकी मैचुरेशन भी करवाई जाती है। उसके बाद इनकी जो लाइफ टाइमिंग है या इनकी जो
मैचुरेशन टाइमिंग के बाद की जो टाइमिंग है, कितने टाइम तक ये सेल जो है सर्वाइव करेंगे, तो वो होती है सिर्फ और सिर्फ 120 डेज। 120 डेज के बाद जो है ये क्या हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि इन आरबीसीज को लिवर के पास भेज दिया जाता है और फिर ये आरबीसीज जिसे हम कहते हैं वन आउट आरबीसीज, ये वन आउट आरबीसीज होती हैं जो 120 डेज के बाद ख़त्म हो जाती हैं। फिर ख़त्म होने के बाद इन्हें लिवर को दे दिया जाता है, तो लिवर इन्हीं वन आउट आरबीसीज के थ्रू ये बाइल जूसेस को बनाता है। इसी वजह से इस बाइल जूस में इतने अमाउंट में वाटर, सॉल्ट और बाइल पिगमेंट मौजूद होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं किस चीज़ में, हमारी डाइजेशन में। और ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हमारे मेन रोल क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन रोल इनका होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को जो है ये ब्रेक करने का काम करते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए बाइल जूस। नेक्स्ट है हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस। इसके बाद हम जो है वो पैनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ते हैं। पैनक्रियाटिक जूस। अब हमारे पास जो पैनक्रियाटिक जूस है, इस पैनक्रियाटिक जूस में हमारे पास कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे अगर आपको याद हो हमने पेप्सिनोजन के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से यहाँ पे इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन होते हैं। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया जाता है। अच्छा, ये होंगे क्या एक्टिवेट, जिस तरीके से पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट किया जा रहा था थ्रू HCl, इसी तरीके से ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया जाएगा किस चीज में, ट्रिप्सिन में। और इस ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने में कौन हेल्प आउट करेगा, एंटीरोकाइनेस। एंटीरोकाइनेस एक एंजाइम है, ये एंटीरोकाइनेस एक्टिवेट करेगा किस चीज को, ट्रिप्सिनोजन को, और फिर वो ट्रिप्सिन में एक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इस ट्रिप्सिन का काम क्या है। इस ट्रिप्सिन का काम है एज लाइक पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। इसी तरीके से ट्रिप्सिन का काम भी ये है कि ये प्रोटीन और पेप्टोन्स को ब्रेक करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पेप्टोन्स क्या है। पेप्टोन्स मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारे पास पेप्सिन थे, वो पेप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक किया था, स्मॉल चेन ऑफ प्रोटीन और अमाइनो एसिड जिसे हम कहते हैं, वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गए थे। तो कुछ प्रोटीन्स पीछे बच गए थे, तो अब उन प्रोटीन और उन पेप्टोन्स को ब्रेक करेगा कौन, ट्रिप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन कैसे, वो तो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा, और वो कैसे होगा, वो पैनक्रियाटिक जूस में ही होगा। वो ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट होगा थ्रू एंटीरोकाइनेस, और एंटीरोकाइनेस के बाद वो ट्रिप्सिन बन जाएगा, और वो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन और पेप्टोन्स को जो है वो ब्रेक करेगा। तो एक नंबर 1 तो जो है वो वर्क ये हो गया कि ये जो है वो ये करता है। नंबर 2 ये हो गया ट्रिप्सिनोजन का काम। नंबर 3 है हमारे पास लाइपेस। अच्छा, लाइपेस आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि ये किस चीज को ब्रेक करेगा, वो ब्रेक करेगा लिपिड। अच्छा, लिपिड जो है वो हमारे पास एक जो है वो पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स के बहुत सारी जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, लेकिन नंबर 1 है वो किससे बना है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से जो है ये मिलके लिपिड बने हैं। अब ये जो लाइपेस है, लाइपेस ब्रेक करेगा किसे, लिपिड को, और लिपिड ब्रेक हो जाएगा नंबर 1 ग्लाइसरॉल और नंबर 2 फैटी एसिड में। इस तरीके से जो है एक पॉलीमर जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, मोनोमर में। इस तरीके से जो है वो लाइपेस की ब्रेक डाउन हो जाएगी हमारे ड्यूडेनम पार्ट में। अच्छा, यहाँ पे एक एंजाइम और है जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। अच्छा, काइमोट्रिप्सिन का काम है कैसीन को तोड़ना। अगर आपको याद हो, कैसीन भी हमने कल पढ़ा था कि जो छोटे बच्चे हैं वो दूध पीते हैं तो
तो उनके दूध के अंदर जो एक हार्मोन एंजाइम होता है वो होता है प्रोटीन होता है कैसिनोजिन, फिर कैसिनोजिन जो है वो चेंज होता है कैसीन में। इसी कैसीन को ब्रेक करने का काम होता है काइमोट्रिप्सिन का, जो कि उसे इस प्रोटीन को, क्योंकि कैसीन जो है वो एक प्रोटीन है, इस कैसीन प्रोटीन को स्मॉल चेन ऑफ अमाइनो एसिड में जो है वो ब्रेक किया जाएगा, जिसके बाद जो कैसीन प्रोटीन है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा स्मॉल चेन ऑफ अमाइनो एसिड में, और फिर वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ट्रिप्सिनोजिन जो है वो वर्क करते हैं प्रोटीन के ऊपर, और काइमोट्रिप्सिन जो है वो कैसीन प्रोटीन के ऊपर जो वर्क करते हैं उसे ब्रेक करते हैं। इसी तरीके से लाइपेज जो है वो लिपिड के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। इसी के साथ साथ एक और ड्यूडेनम में एक और जो है वो हम कह सकते हैं कि ब्रूनर्स ग्लैंड है। इस ब्रूनर्स ग्लैंड का काम बहुत ही अलग है, और वो ये है कि ये है म्यूकस रिच। अब म्यूकस तो चाहिए हमारे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। अब म्यूकस रिच है तो इसका मतलब इसमें मौजूद होंगे वाटर और बाइकार्बोनेट आइंस, और बाइकार्बोनेट आइंस का वर्क आपको पता है कि ये जो है एसिडिक एनवायरनमेंट को एसिडिक चेंज इनटू न्यूट्रलाइज, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है हमारे एसिडिक जूसेस की वजह से। तो इसकी वजह से उस एसिडिक एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है, उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। और न्यूट्रलाइज किसके थ्रू होगा? थ्रू बाइकार्बोनेट आयन, जो कि हमारे ब्रूनर ग्लैंड, और ये ब्रूनर ग्लैंड जो है हमारे ड्यूडेनम पार्ट में मौजूद है। तो ये स्टूडेंट्स आज जो है हमारा ड्यूडेनम पार्ट जो है वो यहीं तक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेयर करूँगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।